Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of Hindu Marriage Act. लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी हमारी उसमें हमने नेचर ऑफ हिंदू मैरिज एंड डेफिनेशंस डिस्कस कर लिए थे। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो डेफिनेशंस थी वो मैंने क्लियरली समझा दिया था। हालांकि हम ये क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है हमने, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता है जहां मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना होगा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और एंजॉय भी किया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे या आप डिस्क्रिप्शन में तो मैं लिंक शेयर नहीं करती हूँ, आई बटन में लिंक शेयर करूंगी। अदरवाइज आप हिंदू लॉ क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट निकाल लीजिए, उसमें आपको सारे वीडियो जो प्रीवियस के हैं वो मिल जाएंगे। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे हिंदू लॉ के सेक्शन 5। आज हम सेक्शन 5 से डील करेंगे। आप बेयर एक्ट निकाल लीजिए अपने अपने, अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो बेयर एक्ट लीजिए, क्योंकि विदाउट बेयर एक्ट द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड अदर प्रोविजंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इजीली। कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज क्या कहती है? मैरिज में बी सोलमनाइज्ड। सोलमनाइज्ड का मतलब क्या होता है? सोलमनाइज्ड का मतलब होता है कि जो मैरिज हैपन हो गई है, हैपन हो रही है, मैरिज हो रही है, कह रहे हैं कि ऐसी कोई मैरिज सोलमनाइज मानी जाएगी किनके बीच में? बिटवीन टू हिंदूज की बात हो रही है। ये एक हिंदू और एक मुस्लिम की बात नहीं हो रही, टू हिंदूज की बात हो रही है। ये द फॉलोइंग कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट तो आप मान के चलिए मोनोगेमी बोलते हैं, यानी कि नीदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग, नो स्पाउस लिविंग। कल भी मैंने डिस्कस किया था इसको। सेकंड है फ्री कंसेंट होता है इसमें, वैसे इसको आप फ्री कंसेंट लेके चलोगे। किस किस बेस पे होना चाहिए? ये पहला पॉइंट इसके अंदर है कि अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है तब फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। बी पार्ट कह रहा है मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है तो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। थर्ड है रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, अगर मान लो बार बार अटैक पड़ते हैं, दौरे वगैरह पड़ते हैं कि बीच बीच में पागल हो जाता है, तब भी ये नहीं माना जाएगा कि फ्री कंसेंट है। पर अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझे, अगर मान लो किसी को अटैक पड़ रहा है, अब मान लो 10 बजे से 11 बजे तक वो नॉर्मल था, इस टाइम उसने कोई कंसेंट दे दी तो वो फ्री मानी जाएगी। बट मान लो 11 बजे के बाद उसको अटैक पड़ गया तो वो नो फ्री कंसेंट, वो फ्री कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। जब फ्री कंसेंट की बात आएगी हिंदू मैरिज एक्ट में तो आप ये तीन जो है ऐड करोगे। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है कि उसके दिमाग में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कोई अच्छे से फैसले ले पाए। मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक तौर पर उसका कोई इम्बैलेंस है। रिकरेंट अटैक्स है, बार बार उसको दौरे पड़ रहे हैं। ये तो होगी इसकी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है कि जो ब्राइड ग्रूम की एज है, थर्ड है एज लिमिट। एज लिमिट है, एज लिमिट का क्या इश्यू है यहाँ पे कि जो गर्ल है यानी कि जो वुमन है वो होनी चाहिए अबव 18 और मैन जो है वो होना चाहिए अबव 21। फिर फोर्थ पॉइंट इसमें आता है, कह रहे हैं द पार्टीज आर नॉट विद इन अ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। जब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जब हमने करा था कल तो उसमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप लास्ट डेफिनेशन थी और स्पिंदा की पहले थी, लेकिन इन कंडीशन में प्रोहिबिटेड पहले आएगा और स्पिंदा बाद में आएगा। ये भी आगे क्या कह रहा है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि अगर मान लो कस्टम और यूजेस उसको प्रिवेल कर रहे हैं। एक्सेप्शन क्या है इसकी? कस्टम यूजेस अगर ये कहता है कि अगर वो इन्हीं में कैटेगरी में है लेकिन उनके कस्टम अलाउ कर रहे हैं तो उस मामले में आप उनको जो ये नहीं कह सकते कि आप इस रिलेशनशिप को गलत कहोगे या इसको इलीगल कहोगे।
अब बात आती है कि अगर मान लो इनमें से कोई कंडीशन वायोलेशन हो जाता है तो क्या होगा। देखिए अगर ये कोई कंडीशन हो जाएगी और सेकंड मैरिज होती है तो वो मानी जाती है वॉइड। एज लिमिट के रिगार्डिंग जो है वैसे तो देखा जाए तो एज लिमिट के रिगार्डिंग इसको भी वॉइड की कैटेगरी में ही माना गया था, लेकिन जब पीसीएम में आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आ गया, उसके बाद इसको इस मैरिज को तो वैलिड माना जाता है, लेकिन अगर मान लो किसी को कोई इश्यू है तो कोर्ट में वो इस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर भी करवा सकता है। तो ये कुछ एक फैक्ट्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट का, जो वॉइडेबल मैरिज के साथ वॉइड मैरिज के साथ जो डील होता है। ये वॉइड है, ये लास्ट वाली दोनों वॉइड है, इसमें आप वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो। अगर आपकी कम उम्र में शादी हुई है ये वॉइडेबल है। सॉरी, आज हम डिस्कस करेंगे मोनोगेमी कंडीशन फर्स्ट के साथ वॉइड मैरिज की वॉइड मैरिज इसको हम कैसे मानते हैं। एक मिनट, मेरे पास यहाँ पर डस्टर तो है बट वो क्लियरली इसको क्लियर नहीं कर पाता, मैं भी कुछ इससे रिलेटेड क्लॉथ लेकर आती हूँ। अब वॉइड की जब बात आती है, हम टर्म ले रहे हैं 5 का क्लोज फर्स्ट, रीड विद सेक्शन 11। सेक्शन 11 डील करता है वॉइड मैरिज की। अब हम देखते हैं वॉइड मैरिज होता क्या है। बेयर एक्ट निकाल लीजिए आप, बेयर प्रोविजन देखिए। नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, सेक्शन 11, वॉइड मैरिजेस, एनी मैरिज, कोई भी मैरिज है सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो मैरिज, ये एक्ट जब आया था 1955, आफ्टर द एक्ट ऑफ 1955, आफ्टर 1955, इस एक्ट के आने के बाद शैल बी नल एंड वॉइड, कोई मैरिज हो जाती है वो नल एंड वॉइड होगी। किस कंडीशन पे होगी? नल एंड वॉइड, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। किस कंडीशन पे? ऑन ए पेटिशन प्रेजेंटेड बाय, कोर्ट ऐसे नहीं कर देगा, एक पेटिशन डालनी पड़ेगी पार्टी जो उससे अफेक्ट हुई है, अगेंस्ट द अदर पार्टी। पेटिशन डलेगी तो वन पार्टी होगी और अगेंस्ट अनदर पार्टी, अगेंस्ट अदर पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट करेगी। सो डिक्लेयर बाय डिक्री ऑफ नलिटी, तो डिक्लेयर बाय एक डिक्री की क्लेम करेगी, क्लेम और डिक्री किस लिए? बाय अ डिक्री ऑफ नलिटी, डिक्री ऑफ नलिटी, नलिटी की डिक्री की ये शादी कैंसिल किया जाए। कौन कौन सी कंडीशन पे? पहली कंडीशन होगी 5 का फर्स्ट, फिर होगा 5 का फोर्थ और फिर होगा 5 का फिफ्थ। 5 का फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, 5 का फोर्थ प्रोहिबिटेड है, जो मैं डिटेल में डेफिनेशन के साथ आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ कि क्या होता है, इसकी कंसिक्वेंसेज है वो हम सेक्शन 11 में कर लेंगे। आज ही सेक्शन 11 के साथ कर लेंगे। 5A की कंसिक्वेंसेज हम भी सेक्शन 11 के साथ आज डिस्कस कर लेंगे, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 5A को हम थोड़ा देख लेते हैं क्या कहता है। 5A फर्स्ट जो है उसमें बात आती है कि कोई स्पाउस जो है पहले ही लिविंग ना हो। वॉइड मैरिज का पता चल गया क्या होता है। वॉइड की डिक्लेरेशन क्या हमें लेनी पड़ती, देखिए डिक्री है, हालांकि वॉइड की नो नीड टू डिक्लेरेशन, नो नीड टू डिक्री, डिक्री की कोई जरूरत नहीं होती। इसके रिगार्डिंग कुछ एक केस है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक केस है इसके अंदर, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 11 के साथ हमारा सेक्शन 17 भी डिस्कस होता है और सेक्शन 11 के साथ हमारा सेक्शन 16 भी डिस्कस होता है। क्यों डिस्कस होता है वो? उसमें लेजिटिमेटी सॉरी पनिशमेंट फॉर बाइगेमी देख लेते हैं हम 17। एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदू सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज वॉइड इफ एट द डेट ऑफ सच मैरिज आइदर पार्टी इज हस्बैंड ऑफ वाइफ लिविंग, आइदर पार्टी दोनों पार्टी में से कोई भी वाइफ और हस्बैंड जो है लिविंग है तो उसमें क्या हो सकता है, वो बाइगेमी की पनिशमेंट की बात हो रही है। बाइगेमी की पनिशमेंट किसके तहत होगी? सेक्शन 494 और 495 ऑफ आईपीसी।
494 में पहले से अगर स्पाउस लिविंग है, उसने दूसरी शादी कर ली है तो उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन है। 495 थोड़ा सा इससे अलग है, उसमें क्या था, सेकंड मैरिज कर ली है लेकिन सेकंड वाइफ को ये नहीं पता कि उसको जो है वो पहले से शादीशुदा है या नहीं है, उस मामले में ऐसा कोई इश्यू राइज होता है तो उसके रिगार्डिंग 495 आईपीसी को डील किया जाता है और 494 आईपीसी को भी डील किया जाता है। बाइगेमी का जो डिस्कशन है सेक्शन 17 में, आज सिर्फ हम सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग ही करेंगे और फिर ये वाले कंसेप्ट हम आईपीसी के लेक्चर के साथ इनको डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि बाइगेमी मानी जाएगी और उन पे 494 495 अप्लाई हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है। अब बात आती है कि क्या डिग्री फॉर नलिटी इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, नो नीड टू डिग्री लेने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती। सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग एक केस था, सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग एक केस है, वो मैं थोड़ा सा आपको करवा देती हूँ, क्या कुछ उसमें फैक्ट्स थे वो आप नोट कर लेना, इतना मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगी, आपको मैं बोल के नोट करवा दूंगी, साथ के साथ आप नोट करते रहिए। इसमें केस है उमा शंकर वर्सेस राधा देवी, इनसे रिलेटेड है ये, उमा शंकर वर्सेस राधा देवी। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने ये बात कही, देयर इज नो प्रोविजन इन द हिंदू मैरिज एक्ट अंडर विच अ वाइफ अप्रीहेंडिंग हर हस्बैंड टेकिंग सेकंड वाइफ, कि इसमें ये बात कही गई थी कि हिंदू मैरिज एक्ट में नो प्रोविजन, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, नो प्रोविजन टू पनिश husband if he act second marriage, अगर सेकंड मैरिज करता है तो इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। फॉर दैट सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी मस्ट बी कंसिडर्ड, वो कंसिडर करने पड़ेंगे कि हमें 494 और 495 को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई पनिशमेंट का प्रोविजन इसमें आएगा, अदरवाइज आप पनिशमेंट का कोई प्रोविजन इसमें नहीं लेके आ सकते। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एक पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स क्या है कि केस है डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग कि क्या ये डिक्लेरेशन जरूरी है, वेदर देयर इज ए नीड टू डिक्लेयर void marriage, whether there is a need to a decree of void marriage। क्वेश्चन अराइज हुआ whether there is a need to declare का मतलब होता है डिक्री लेना, टू डिक्लेयर अ void marriage, ये क्वेश्चन अराइज हुआ तो एक केस है इसमें MM मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MM, ये केस आप नोट करते रहना अलग से एक पेज पे, जो आपको याद रह जाए कि ये केसेस जो है हिंदू मैरिज एक्ट से है, ये केसेस जो है कॉन्टेक्ट से है, ये SRA से है। इसमें ये बात कही गई MM मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि क्या एक डिक्लेरेशन जरूरी है, तो कोर्ट ने ये बात कहा कि देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर या देयर इज नो नीड टू रिक्वायर ए डिक्री अगेंस्ट वॉइड मैरिज। तो प्रिकॉशंस जो है इसमें डिक्री में क्लेम किए जा सकते हैं, तो इसमें क्या बोला गया, जनरली नो नीड ऑफ डिक्लेरेशन टू डिक्लेयर द मैरिज एज वॉइड, बट इन केस ऑफ प्रिकॉशन, अगर आप मान लो अपना कुछ प्रिकॉशन लेना चाहते हो, प्रिकॉशन मतलब पहले से कोई बचाव चाहते हो, तो आप कैन डिक्लेयर, आप डिक्लेयर करवा सकते हो, बट देयर इज नो नीड, देखिए अगर आप वॉइडेबल डिक्री डिक्लेयर करवा रहे हो, वॉइडेबल में जरूरी हो जाता है कि हमारी मैरिज वॉइड है, नहीं है, वॉइडेबल हो चुकी है, तो ये डिक्लेयर कर दीजिए जिससे कि फर्दर हम उसकी लायबिलिटी से छूट जाएं। अब बात आती है सेक्शन 16 की, कि मान लीजिए कि सबसे पहले आप इसके अंदर ये मानिए कि मान लीजिए कि ए है कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है ए,
मैरिड है वो, मैरिज कर ली बी से, इन दोनों के एक चाइल्ड हो गया सी, सी चाइल्ड है। क्या इसको किसी प्रकार का राइट मिलेगा? क्या ये इलीगल होगा या लेजिटिमेट होगा या इलेजिटिमेट होगा? सबसे पहले तो इन दोनों ने अगर शादी की है, ये मैरिज कौन सी हो जाएगी? वॉइड। तो चाइल्ड को क्या राइट है ये बताता है हमें सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट। अब उसको पढ़ लीजिए क्या कहता है। सेक्शन 16 कहता है नॉटविथस्टैंडिंग, ये वॉइड मैरिज के लिए फर्स्ट पैरा है सेक्शन 16 का, क्लोज फर्स्ट है, कह रहा है कि नॉटविथस्टैंडिंग द मैरिज इज नल एंड वॉइड, चाहे वो मैरिज नल एंड वॉइड है, अंडर सेक्शन 11, सेक्शन 11 के तहत एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट, उसको लेजिटिमेट माना जाएगा। लेजिटिमेट होगा किस सेंस में होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दो टाइप के चाइल्ड होते हैं। लेजिटिमेट हो गया कि जो वैलिड मैरिज में होते हैं और वॉइडेबल में होते हैं और वॉइड में भी होते हैं अगर वो प्रॉपरली सोलमनाइज्ड है, प्रॉपरली सोलमनाइज्ड है। आगे पढ़िए क्या कहता है ये। आगे कहता है shall be legitimate whether such child is born after or before the commencement of marriage law amendment act। ये जो 16 है ये 1976 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ, तो इसलिए ये बात कही गई है कि 1976 के अमेंडमेंट से पहले या बाद में कभी भी हुआ हो, वेदर डिक्री ऑफ नलिटी, नलिटी की डिक्री ग्रांट करी गई हो या नहीं करी गई हो उस मैरिज के तहत, तो वो मैरिज में बच्चे को जो उसमें राइट होगा। अब बात आती है प्रॉपरली सोलमनाइज का क्या मतलब है कि अगर वॉइड मैरिज है और बच्चे को हम लेजिटिमेट कर रहे हैं तो प्रॉपरली सोलमनाइज का क्या मतलब है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि प्रॉपरली सोलमनाइज कैसे माना जाता है। उससे पहले जो है हम एक दो केस और देख लेते हैं जो बेरक में मैंने नोट करके रखे थे पहले, जो इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए अब एक केस है इसमें, जब मैंने कल आपको मैरिज के बारे में बताया था कि काइंड्स ऑफ मैरिज क्या क्या थी। फर्स्ट थी वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, नो मैरिज और करंट में लिविंग का चल रहा है। अब ये जो वॉइड मैरिज है ना, ये नो मैरिज की कैटेगरी में नहीं आती। नो मैरिज की कैटेगरी में क्या है, ए है मैरिड है, बी के साथ रह रहा है, इन दोनों से एक बच्चा हुआ सी, ये बच्चा क्या होगा, ये बच्चा होगा इलेजिटिमेट। रीजन, रह रहा है, प्रॉपर मैरिज नहीं हुई है, तो ये नो मैरिज की कैटेगरी में आएगा। मैरिड है इसलिए नो मैरिज की कैटेगरी में आया, लेकिन बच्चा जो है अभी मैरिज वॉइड भी नहीं है क्योंकि मैरिज हैपन ही नहीं हुई, तो ये बच्चा क्या होगा, इलेजिटिमेट होगा। क्या इसको सेक्शन 16 के तहत राइट्स है? इसको सेक्शन 16 के तहत किसी प्रकार के राइट्स नहीं है। अगर इन दोनों ने रीति रिवाज से शादी करी होती, प्रॉपरली जो एक सेरेमनीज है हिंदू मैरिज एक्ट में उसके तहत शादी करी होती, तो ये जाके बच्चा जो है लेजिटिमेट हो जाता। अब इनकी शादी का कोई शो ऑफ नहीं है, हालांकि हो सकता है इन्होंने शादी करी हो, प्रूफ संभाल रखे हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर ये शो हो रहा है फैक्ट से कि इन दोनों साथ रह रहे हैं, एक बच्चा है, ये लेजिटिमेट है। इसको क्या राइट मिलेंगे? इसको सेक्शन 16 के तहत कोई राइट नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके रिगार्डिंग केस है सुप्रीम कोर्ट में, अभी पेंडिंग पड़ा है। हो सकता है इन फ्यूचर में ये चाइल्ड के फेवर में क्या पता इनको इसमें ले भी आए, अभी कुछ नहीं कह सकते हम, फाइनल पेंडिंग है, पता नहीं कितने टाइम से वो देखा जाएगा। तो अब इलेजिटिमेट चाइल्ड को क्या राइट है? इसको राइट है सेक्शन 125 के तहत, सीआरपीसी के तहत अपने फादर से ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है टिल द एज ऑफ 18 की उम्र होने तक ये मेंटेनेंस ले सकता है, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 125 जो है इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट दोनों के लिए बात करता है। तो ये तो हो गया यहाँ का इश्यू खत्म। अब बात आती है कि अगर हम देखें, एक एग्जांपल और समझाती हूं मैं, किसके पहले तो केस नोट करवाती हूँ जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, वो नो मैरिज के रिगार्डिंग है कि नो मैरिज के रिगार्डिंग कोर्ट ने एक केस बताया, केस में डिसीजन दिया कि अगर प्रॉपर सेरेमनीज नहीं है, डिफेक्टिव सेरेमनीज है, तो वो जो है वॉइड मैरिज की कैटेगरी में भी नहीं आएगा, वो वैसे ही वॉइड है। इसमें एक केस है
एन ए मुखर्जी वर्सेस स्टेट, मुझे स्टेट ऑफ का पता नहीं कौन सा है, एन ए मुखर्जी वर्सेस स्टेट। इसमें कोर्ट ने कहा ये डिफेक्टिव मैरिज है। डिफेक्टिव का मतलब नो सेरेमनी इज प्रॉपरली फॉलोड, नो सेरेमनी इज परफॉर्म्ड, कोई सेरेमनी जिसमें परफॉर्म नहीं हुई थी, इसलिए ये मैरिज क्या है, नो मैरिज की कैटेगरी में आएगा, इसकी कैटेगरी में आएगा, ये वॉइड भी नहीं होगा। वॉइड के लिए क्या है, पहले से 5(1) के हिसाब से देखें तो पहले से मैरिड हो, बाइगेमी के अंदर पड़ता हो वो। अब बात आते बाइगेमी, अगर मान लो एक आदमी है कोई और वो लिविंग में रह रहा है किसी मैरिड होने के बावजूद, तो क्या बनेगा। देखिए जब अगर बाइगेमी हमें प्रूफ करनी पड़ती है, उसके लिए जो मैरिज है सेकंड, वो प्रॉपरली सोलमनाइज होनी चाहिए, जिस तरीके से फर्स्ट मैरिज जो है सोलमनाइज हुई थी। ए एक व्यक्ति है, मैरिड है, बी उसकी वाइफ है, लेकिन वो सी के साथ रह रहा है, ये मैरिज जो है प्रॉपरली सोलमनाइज नहीं है, ये एक तरीके से आप कहिए लिव इन है। हालांकि कोर्ट्स के जजमेंट्स आए हुए हैं कि अगर मान लो जो वैलिड मैरिज की जो कंडीशन है, लिव इन में भी वो कंडीशन चलेंगी, तो इसके बावजूद भी वो मान लो रह रहा है, लिव इन उसको नहीं बोल सकते, वो उसके साथ रह रहा है, तो ये जो मैरिज है ये वॉइड की कैटेगरी में नहीं आएगी, ये नो मैरिज की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि लिव इन भी इसमें अलाउ नहीं होता। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। अब कुछ एक जुडिशियल रेमेडीज हैं जो मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आप ले सकते हो। 5 फर्स्ट के लिए जुडिशियल रेमेडीज क्या है, एग्जाम में, मेन के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मेरे लिए करवाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जुडिशियल रेमेडीज में आपको नोट करवा देती हूँ किस किस के तहत होता है। फर्स्ट है इसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि आप 494, 495 आईपीसी के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सेकंड क्या है, डाइवोर्स भी आप ले सकते हो, डाइवोर्स दिया जा सकता है अगर सेकंड मैरिज उसकी परफॉर्म हो गई है। थर्ड है पिटीशन फाइल हो सकता है सेपरेट रेजिडेंस का, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, सेपरेट रेजिडेंस। सेपरेट रेजिडेंस उसको दिया जा सकता है, ले सकती है, क्लेम कर सकते हैं। फिर है इंजंक्शन लिया जा सकता है, सूट फाइल कर सकता है इंजंक्शन का कि वो फर्दर जो है ऐसा कोई एक्ट ना करें, तो सूट फॉर ऑर्डर 39 के तहत जो है इंजंक्शन का सूट फाइल हो सकता है। इसको हम डिटेल में करेंगे जब एसआरए का टॉपिक आएगा। फिर बात आता है सूट फॉर डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करवा दो कि वो शादीशुदा है और दोबारा उसने शादी कर ली, उसके बाद क्या होगा कि इन फ्यूचर उससे कोई इफेक्ट्स होते हैं, कोई बच्चा होता है और कुछ, तो उसकी लायबिलिटी और उसकी जो जवाबदेही है उसकी प्रति कुछ कम हो जाएगी। और डिक्लेरेशन के बाद है सामने वाली जो पार्टी जो सेकंड मैरिज कर रहा है उसके रिगार्डिंग कोई इश्यू नहीं आएगा। अब सेकंड स्पाउस की बात आती है कि जब 495 जो होता है ना, 494 में क्या है, फर्स्ट वाइफ फाइल कर सकती है, फर्स्ट वाइफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकती है। 494 में सेकंड, क्योंकि इसमें ग्राउंड क्या होता है कि जी पहले से शादीशुदा था, मुझे इसके बारे में बताया नहीं और मुझे जो है उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो अच्छे से डिस्कस हो गया है। इसके बाद क्या है, हम हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो करेंगे वो कंसेप्ट करेंगे हम वॉइडेबल मैरिज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होगा वॉइडेबल मैरिज का। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से था और मैंने वॉइड का कंसेप्ट करवा दिया। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में लास्ट क्लासेस में आपको जो उसके थे डेफिनेशंस अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ। तो 5 का क्लोज फर्स्ट भी हमारा कवर हो चुका है इस वॉइड के साथ, और मैं साथ साथ नोट कर देती हूँ। और आज का जो हमारा कंसेप्ट है 5(1), 5(4), 5(5) रीड विद सेक्शन 11 भी कर लिया हमने, सेक्शन 13 भी कर लिया, सेक्शन 11 कर लिया, सेक्शन 17 कर लिया, सेक्शन 16 का क्लोज 1 कर लिया। और हमने आज ये जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड हो चुका है, ये था हमारा सारा वॉइड मैरिज से रिलेटेड
कल का जो हमारा कंसेप्ट होगा वो टेबल से हो जाएगा, अच्छे से मैं डिस्कस करवा दूंगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो जो आप शेयर करके उनको भी अपना ये बेनिफिट जो दिलवा सकते हो। और जुडिशरी के एग्जाम जो है पास आ ही रहे हैं और नोटिफाई भी हो चुका है जनरल जुडिशरी, तो आप थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, थोड़ा जल्दी उठ के पढ़िए। और इसके अलावा कोरोना के इस काल में आप अपना अपने फैमिली मेंबर्स का नेबरहुड का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बीमारी से बचे रहोगे, स्वस्थ होगे, हेल्दी होगे, तभी तो आप कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।